आज के दिन 2:20 है। तो अभी आते हैं उस दिन चार सेकेंड। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के जो सोपान हैं, हम हाईएस्ट तक पहुंचने के मार्ग में अगर हैं तो ये मार्ग है। इसको हम ह्यूमन ग्रोथ कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको, अगर उस तरह से देखें। तो हम उच्च चेतना में कैसे पहुंचते हैं? बाई प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन हम उच्च चेतना तक कैसे पहुंचते हैं? सबसे लोअर लेवल समाधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। समाधि कैसे उसे है जब चित्त किसी विषय तक जाता है और उस विषय के आकार से आकारित होता है और तनिक देर को टिकता है, वहाँ ठहर जाता है। चित्त के टिकने को ही तो निरोध कहते हैं। अब ये टिकने का ड्यूरेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आगे की उन्नति कैसी है। तो मैंने 5 भूमियाँ बताई थी हमने, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये चित्त के स्तर हैं। चित्त में जब रजोगुण का प्राबल्य होता है तो चित्त क्षिप्त भूमि में रहता है और रजोगुण की प्रकृति गति है। उस गत्यात्मकता की वजह से चित्त फिकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। क्षिप्त का मतलब फिकना होता है, थ्रोन जिसको कहते हैं। अच्छा, मूढ़ भूमि में चित्त, ये भी हम सोच सकते हैं कि मूढ़ में तो तमस का प्राधान्य अधिक होता है, क्षिप्त में रजस का प्राधान्य अधिक होता है और तमोगुण को रजोगुण की तुलना में अधम कोटि का माना जाता है। परंतु यहाँ प्रश्न चित्त के टिकने से है। तो क्षिप्त भूमि में चित्त टिकता नहीं है। चित्त विषयों तक जाता है और विषय को शिफ्ट करता रहता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में घटपट आदि विषयों में जाता है और बस थोड़ी देर को रुक करके फिर अगले विषय तक पहुंच जाता है गति के कारण। मूड में ठहराव ज़्यादा है, परंतु ठहराव ज़्यादा है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चित्त अच्छा है। यहाँ जो ग्रेडेशन है उसकी वजह से चित्त का ठहराव कहाँ ज़्यादा है, इसके तुलना में चित्त का ठहराव इसमें ज़्यादा है, इसके तुलना में चित्त का ठहराव इसमें ज़्यादा है, इसके तुलना में चित्त का ठहराव इसमें ज़्यादा है। यहाँ तो चित्त कंप्लीट रूप से ठहरा हुआ है, निरुद्ध है। हमने क्या देखा था, ये जो 3 स्तर हैं ये कैसी समाधियाँ हैं? अयोग समाधियाँ हैं। कैसी समाधियाँ हैं? अयोग समाधियाँ। इसको मैं कह सकता हूँ अयोग समाधियाँ हैं। समाधियाँ तो हैं परंतु इनको योग की श्रेणी में हम नहीं रख सकते, अयोग समाधि है। और ये 2 स्तर हैं चित्त के, जो कैसे हैं, ये भी योग समाधि है और एकाग्र भूमिक समाधि भी योग समाधि है। पारिभाषिक रूप से समाधि शब्द का अर्थ चित्त का किसी विषय पर जाकर के ठहर जाना है, परंतु उसका एक लूज प्रयोग है। परंतु लिटरेचर में, योग लिटरेचर में इन्हीं को समाधि कह देते हैं। जो योग है उन्हीं को समाधि कह देते हैं। यहाँ रुकना क्या है, इसके रुकने को हम रुकना भी नहीं कह सकते हैं।
ये है चित्त का रुकना, किसी विषय पर जाकर के रुक जाना, ये है। तो इसको हम योग कह देते हैं, इसको योग कह देते हैं। तो एकाग्र भूमिक चित्त, एकाग्र भूमिक जो चित्त है उसकी समाधि को योग कह देते हैं। अब इसको हम केवल कई बार योग कह देते हैं, कई बार समाधि कह देते हैं। यद्यपि समाधि सब है, परंतु समाधि शब्द का प्रयोग इसके लिए होता है, परंतु टेक्निकली सब समाधि है, ये देखने की बात है। अच्छा, अब यहाँ देख रहे हैं हम एक अग्र, इसका अर्थ क्या हो गया? कोई एक विषय है, वहाँ चित्त जाकर के ठहर रहा है, अन्य सभी विषयों से निवृत्त होकर के चित्त एक विषय विशेष में बहुत देर तक बना हुआ है। पद्धति, हम आज उसी पद्धति को पढ़ेंगे। मन को अन्य विषयों से हटाना, ये क्रिया होगी। मन को एक विषय विशेष पर स्थापित कर देना, दूसरी क्रिया होगी। और मन को उस स्थापित विषय विशेष में बनाए रखना, तीसरी बात होगी। तो एकाग्र शब्द यह बता देता है कि वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं कंटिन्यू कर जाता हूँ, तो वो एकाग्र भूमि है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो मेरे ध्यान का विषय, वो ध्येय, एक शब्द है ध्येय। क्या है ध्येय? किसे कहते हैं? लक्ष्य नहीं, लक्ष्य दूसरे अर्थ में, ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। मान लीजिए कि देयर इज ए पॉट बिफोर मी, हाँ, तो आई एम मेडिटेटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पॉट, तो पॉट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माई मेडिटेशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, चिंत्य किसे कहते हैं? चिंतनीय विषय, चिंता का विषय जो होता है। तो ध्येय शब्द का अर्थ होता है ध्यान का विषय। अगर गणेश की मूर्ति सामने है, चित्त को अन्य विषयों से हटा करके गणेश की मूर्ति में मैं अगर केंद्रित कर दूं, उस केंद्रित अवस्था में बनाए रखूं उसको, तो उसको क्या कह देते हैं? ध्यान कहते हैं। और ध्यान का विषय कौन है? गणेश जी। गणेश जी है, तो उसको ध्येय कहते हैं, जिस पदार्थ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्येय। अच्छा, और ध्याता किसे कहते हैं? जो ध्यान कर रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या प्रक्रिया हो रही है? ध्यान। इसी तरह से एक शब्द है ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ क्या हो गया? जानने लायक है, जो विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज ज्ञेय। अच्छा, और ज्ञाता कौन है? द नोअर। ये नोन है और नोअर है, और दोनों के बीच में क्या है? ज्ञान, नॉलेज है, ज्ञान। और मोर टेक्निकली एक शब्द है प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? ज्ञेय और प्रमेय में क्या अंतर है? With the evidence, when हाँ, giving the evidence of anything. मैं एक दिन कह रहा था ना, अभी आपने आए पढ़ भी रहे थे, ज्ञान शब्द एक सामान्य अवेयरनेस के लिए प्रयोग होता है इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में। वो अवेयरनेस वैलिड हो, इनवैलिड हो। नॉलेज अवेयरनेस में होता है, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस है, ये तो यथार्थ ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान है। ये तो यथार्थ ज्ञान का विषय है। प्रमेय है, आगे बताएं, आप अपने आप बताएं। जो प्रमाण करने वाला, जो प्रमाता, प्रमाता, और दोनों के बीच में क्या होती है? प्रमा होती है। इसको प्रमा कह देते हैं, प्रमिति कह देते हैं। मुझे इस बात की प्रमिति हो रही है। प्रमेय क्या हुआ? प्रमेय माने ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन। हाँ, देख लीजिए कि आप सर्प, रज्जु को देख रहे हैं, रज्जु निरोध है ना, रज्जु को देख रहे हैं, जहाँ रज्जु है वहाँ रज्जु को देख रहे हैं, तो आपका वो कॉग्निशन वैलिड कॉग्निशन है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन का क्या है? वहाँ रज्जु है, तो रज्जु बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन, दैट इज इट इज प्रमेय, एंड यू बिकम प्रमाता, एंड देन देयर इज ए प्रोसेस ऑफ प्रमा, प्रमाचन है, ये है। अच्छा, रज्जु की जगह आपने सर्प को देखा, तो अभी वो आपका ज्ञेय तो है, प्रमेय नहीं है। मतलब जान रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि ठीक है कि नहीं, ठीक है तो प्रमेय हो गया, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और इस बात को लेकर के भी बहुत चर्चा है कि कोई ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है या दूसरी कोई चीज ज्ञान को प्रमाण कर देती है।
इंडियन ट्रेडिशन में इस बात को लेकर डिबेट है, स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः प्रामाण्यवाद। लिख लेते हैं, अभी आप इसमें न्याय में पढ़ेंगे, स्वतः प्रामाण्यवाद, द थियरी ऑफ स्वतः प्रामाण्य और परतः प्रामाण्य। इसका अभिप्रायार्थ यह है, जो भी मुझे ज्ञान होता है वह ज्ञान स्वतः ही प्रमाणभूत होता है या कोई दूसरे फैक्टर्स आकर बताते हैं कि ये ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। इसको लेकर के दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान मुझ तक जब पहुंचता है वो वैलिड होता है, हम मान के चलते हैं वो वैलिड है। कभी कभी ज्ञान इनवैलिड हो जाता है, तो ज्ञान को इनवैलिड बनाने के और फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हो सकता है चक्षुष में दोष हो सकता है लाइट कम हो। अदरवाइज ज्ञान जो मुझ तक पहुंचता है वो एक तरह से वैलिड ही होता है। ये मानना है स्वतः प्रामाण्यवादियों का। और परतः प्रामाण्यवादियों का ये मत है कि कोई भी ज्ञान आए ना पहले डाउट करो ये सही भी है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ज्ञान फेल हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान का निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए, तो दूसरे फैक्टर्स ज्ञान को वैलिड बनाते हैं। हाँ, जो फैक्टर्स ज्ञान को प्रोड्यूस करते हैं, क्या वही फैक्टर्स ज्ञान की वैलिडिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं? तो जो लोग ये मानते हैं कि ज्ञान के जितने भी प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं वही फैक्टर्स ज्ञान की वैलिडिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर से देखें, हाँ, जो कंडीशंस नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं वो कंडीशन साइमल्टेनियसली नॉलेज में वैलिडिटी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा कॉजल कंडीशंस नहीं होते हैं कि नॉलेज को प्रोड्यूस करने वाले कंडीशंस और हैं और उस नॉलेज की वैलिडिटी को प्रोड्यूस करने वाले कंडीशंस और कोई हैं। ऐसा मानने वाले स्वतः प्रामाण्यवादी कहलाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नॉलेज एक कॉजल कंडीशंस से पैदा होता है और नॉलेज की वैलिडिटी के लिए एडिशनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो परतः प्रामाण्य है। ये बहुत बृहद सिद्धांत है भारतीय दर्शन का। तो हम ये मान के चल रहे थे, ये आध्यात्मिक मार्ग के सोपान हैं। हम यहाँ से ऐसी स्थिति में पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ ये समझने का प्रयास करते हैं। सर, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो हम कौन सी वाली समाधि में होते हैं? मुझे लगता है इसमें होते हैं हम, विक्षिप्त भूमि। एकाग्र में जब वृत्ति में दूसरा प्रवाह दूसरी कोई वृत्ति बीच में भी नहीं आती है, जब हम विक्षिप्त भूमि में होते हैं, ये बहुत हायर स्टेट होता है। इसको मैंने शब्द दिया था वैज्ञानिकों की जो स्थिति होती है। वैज्ञानिक जब किसी विषय का परीक्षण कर रहा होता है, जो पूरी तरह से डूबा हुआ होता है ना, इसी वजह से उसको उस विषय का ऑलमोस्ट पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ। हाँ। मान लीजिए कि एक विषय के फीचर्स हैं 100। आम आदमी, क्षिप्त भूमि वाला आदमी, उनमें से 10 फीचर्स को जान जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अनेक फीचर्स होते हैं, अनेक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, बंडल ऑफ फीचर्स होती है ना। कोई भी एंटिटी बंडल ऑफ फीचर्स होती है। अगर मैं सारे फीचर्स को जान जाऊंगा तो उस एंटिटी को समग्रतया जान जाऊंगा। अगर इसके लिए क्या ज़रूरत है कि मैं उस एंटिटी के साथ कितनी देर तक ठहरता हूँ, तभी तो मेरा परिचय होगा। अगर मैं एंटिटी तक जाता हूँ, हेलो करके अगली एंटिटी की ओर बढ़ जाता हूँ, तो उस एंटिटी का जनरल आइडिया होगा मुझे। तो सर, हम मूल भूमि में रहते हैं ज़्यादातर, मुझे लग रहा है। नहीं, क्योंकि सर हम साइंटिस्ट तो है नहीं। हाँ, जो आप भी जब किसी विषय को पढ़ रही होती हैं, अब एंजॉय कर रही होती हैं, जब तक आप इस भूमि में नहीं होंगे तब तक आप उसके साथ साधारणीकरण नहीं होगा। नहीं, साधारणीकरण कितना अच्छा शब्द है, साधारणीकरण नहीं होगा। ये होता है ना, क्या होता है कि विक्षिप्त भूमि में सत्वगुण प्रधान होता है, परंतु रजोगुण बीच बीच में आकर के डिस्टर्ब कर जाता है ना। आप अपने कमरे के एक रूम में
बिल्कुल विक्षिप्त भूमिक समाधि में है, किसी विषय के साथ लगे हुए हैं। भारतीय विद्या भवन में योग दर्शन की कक्षा लेनी है तो आप नोट्स बना करके तैयारी कर रहे हैं कि आज मैं क्या क्या बताऊं। तो घर आपको आकर के किसी ने चाय के लिए भी पूछ दिया तो डिस्टर्ब तो हो ही जाते हो ना। ये जो चाय के लिए पूछने की प्रक्रिया है ना, रजोगुण की प्रक्रिया है। तो रजोगुण बीच बीच में आकर के आप रजोगुण अपने अपने अस्तित्व का बोध कराता रहे, तो इसको कहते हैं विक्षेप उपसर्जनी भूतः समाधि। ये समाधि, यहाँ समाधि है, इन दो समाधियों की तुलना में ये समाधि बहुत आगे की समाधि है, परंतु यहाँ भी विक्षेप के कारण वह समाधि उपसर्जनी भूत हो जाता है। उपसर्जनी भूत का मतलब गौण हो जाता है। इट इज सबजुगेटेड और सबऑर्डिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विक्षेप ना, मतलब समाधि को प्रोमिनेंस में होना चाहिए, समाधि के प्रोमिनेंस को सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, ऐसा है ना। जब रजोगुण फंक्शनल हो जाता है तो सत्वगुण कुछ देर के लिए डिफंक्ट हो जाता है, तब रजोगुण का तांडव रहता है। तो रजोगुण की उपस्थिति समाधि को भंग कर देती है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक ही गुण रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि मिश्रित नहीं रहेगा। ऐसा होता है कि चित्त जब तक है ना, तीनों ही गुण हैं, पर दो गुण जब अभिभूत हो जाएं, अभिभूत शब्द है, अभिभूत का मतलब जब उनको बहुत सप्रेस्ड कर दिया जाए, सप्रेस्ड कर दिया जाए, गौण कहते हैं हमारी, हम संस्कृत में उसको गौण कर देते हैं। गुणीभूत हो जाए, गुणीभूत हो जाए, उसको ऐसा करते थे। मान लीजिए कि होम मिनिस्टर आए हुए हैं, परंतु उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो होम मिनिस्टर अपने आप क्या हो जाते हैं, गुणीभूत हो जाते हैं, है ना। तो वह स्थिति है। तो अब ये है योग, हमारा विषय क्या है, ये है। इन दोनों में अब हमारे पास इतनी सामग्री हो गई कि अब हम योग दर्शन को सीरियसली पढ़ सकते हैं, एक एक अक्षर को। इन दोनों में एकाग्र शब्द ये बताता है कि कोई एक विषय है ना, उस विषय पर अपने मनस को मैं केंद्रित कर देता हूँ, तो नेचुरली मुझे उस विषय का समग्र ज्ञान होगा। मैं ये चला रहा था कि 100 फीचर्स हैं किसी एक वस्तु में। सामान्य दैनंदिन मनुष्य का चित्त उस विषय तक जाता है, बस हेलो करके अगले विषय की ओर बढ़ जाता है, तो उस विषय के अस्तित्व की सूचना भर उसको मिलती है ना। उस विषय के विषय में उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता खास, केवल जनरल आइडिया, इंफॉर्मेशन है, फॉर्मेशन नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये सामान्य मनुष्य का और ये वैज्ञानिक का चित्त है। इसलिए वैज्ञानिक को वस्तु के विषय में बहुत अधिक ज्ञान होता है, परंतु समग्र ज्ञान नहीं होता है। समग्र ज्ञान किसको होता है, योगी को, क्योंकि योगी उस विषय तक गया और इतना ठहर गया कि उस विषय ने अपने आप को समग्रतः रिवील कर दिया। रिवील करना कहते हैं। उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन् न शृणोति ये नाम, एक मंत्र है। कुछ लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, और कुछ लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो देखना किसे कहते हैं, जब दिखने वाली चीज पूरी तरह से दिखाई दे जाए। हम अक्सर शिकायत करते हैं, तुम मुझे जानते ही कितना हो। हस्बैंड वाइफ में यही लड़ाई होती रहती है, तुम अभी तक मुझको समझ नहीं पाए। वो क्लेम किया जाता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। हाँ, तो तुमको हमारे सारे एस्पेक्ट्स पता नहीं है, इसलिए एक एस्पेक्ट को देख करके तुमने डिसीजन ले लिया कि मैं ऐसा हूँ। तो वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु के सारे फीचर्स को जानना जरूरी है, और उसके लिए योगी होना जरूरी है। ये आइडिया है। तो एकाग्र भूमि में विषय रहता है, इसीलिए हम उस विषय को सामने रख करके एकाग्र हो जाते हैं, और निरुद्ध भूमि में कोई विषय नहीं रहता है। ये निर्विषयक भूमि है। एकाग्र भूमि के लिए एक प्रश्न पूछना था। ये जो हम पढ़ रहे हैं विक्षिप्त योग भूमि और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो क्या इसमें क्या जब शब्द जोड़े हम समाधि, तो क्या इसमें नकारात्मक विषय भी हो सकता है, होता है क्या? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं? कि एक व्यक्ति जो है
सॉरी आप- उसे शराब की तरफ हाँ, उसका ध्यान है, बिल्कुल। वो एकाग्र हो गया और शराब ही पी रहा है और शराब के विषय में ही जानना चाहता है, तो क्या जो- उसको फिर समाधि बोलेंगे सर? एकाग्र भूमि समाधि। कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर किसी भी उसमें फुल कंसंट्रेशन रखना, किसी भी उसमें। क्योंकि विषय के बारे में कुछ बता नहीं रही है कि विषय कैसा होना चाहिए। कोई अभी ये चर्चा चलेगी, विषय कौन कौन से विषय हो सकते हैं। विषय बदलते जाएंगे तो समाधि का नाम भी बदलता जाएगा अभी, है ना। क्योंकि यह समाधि कैवल्य के लिए है ना सर। तो हम अच्छी बात है। निर्विकल्प और सविकल्प इसी में। हाँ, यहाँ वेदांत में निर्विकल्प का भी है, ये निर्विकल्पक है, ये सविकल्प। इसको सर सबीज भी कहते हैं। सबीज। सबीज लिख ले तो अच्छा ही है। सबीज समाधि, सविकल्पक समाधि, सबीज। सबीज, बीज माने जो कोई सीड हो, सीड के साथ, और निर्बीज माने जो बीज कोई बीज है ही नहीं वहाँ। जैसे मान लीजिए गणेश की मूर्ति है, वो बीज है, क्योंकि चित्त को ठहरने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। चित्त की आदत है, उसको कोई ना कोई विषय चाहिए। विषय चाहिए, और यह चित्त के लिए बहुत कठिन है कि विषय न हो और वो रह जाए। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तांत्रिकों का जो विषय होता है जी। समटाइम्स वो गलत होता हाँ, है। गलत होता है। हाँ, इसीलिए पूरा जो शैव परंपरा है ना, जी। उसमें एक योग की अलग स्थिति है। परंतु ये मानने में कोई समस्या नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें मेडिटेट कर लो आप। ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए है। पहले मैं घट को सामने रखूं, दीपक को सामने रखूं, और उसको कहूं कि अपने मनस को यहाँ केंद्रित कर दीजिए। लेकिन सर मेरी अगर नेगेटिव होगी, एकाग्र भूमि तक मैं पहुंच भी जाऊंगी तो निरुद्ध भूमि तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी नेगेटिव पहुंच से। जाएंगे, हाँ पहुंच ही जाएंगे जब अगर मान लीजिए कि निरुद्ध भूमि में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ। हाँ, तो ऐसा है। परंतु चूंकि ये क्या कहना चाहिए उसको, सैद्धांतिक दृष्टि से संभव है, परंतु योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य आत्म प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। इसीलिए योग एक सिस्टम बनाया गया है। इसीलिए चेतना का स्तर अगर उच्च होता चला जाए, उच्च होने के लिए तो ध्यान का विषय हमेशा उच्च होना चाहिए। हाँ। ये अब ये स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं, ये मान करके कि आत्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है ना। तो ये इसको निर्बीज, सबीज समाधि भी कह सकते हैं, इसको निर्बीज कहेंगे, इसको निर्विकल्पक कहेंगे। नेचुरली इसको क्या कहेंगे? सविकल्पक। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है, और दूसरा नॉन ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन। इन्होंने एक शब्द लिखा, लिटरल ट्रांसलेशन। इसके लिए हमने दो शब्दों का प्रयोग किया। अभी तो हम अपने शब्दों पर आ भी नहीं रहे। हाँ, देखें अजय सर को बताओ। अजय जी, इसके लिए दो शब्द थे ना, याद है किसी को? ये दो समाधियां हैं, संप्रज्ञात और हाँ, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। तो ये तो है संप्रज्ञात। अब हमारे लिए टेक्निकल शब्द क्या है? ये तो असंप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात। और यह, अब यहाँ से हम विषय को ले चलेंगे, असंप्रज्ञात और ये संप्रज्ञात। वैसे ज्ञात किसे कहते हैं? जैसे मैं इसको जानता हूँ कि ये वस्तु मेरे लिए ज्ञात हो गई, नोन। नोन है ना। अच्छा, ये मेरे लिए नोन हो गया। मैंने दो तीन शब्द दिए थे ना, याद होगा, कि जनरल आइडिया है इस बुक के बारे में, तो मुझे ये बुक ज्ञात है। और थोड़ी सी प्रकृष्ट रूप से ज्ञात है तो ये प्रज्ञात है, और सम्यक और प्रकृष्ट दोनों रूप से ज्ञात है तो ये संप्रज्ञात है। इसलिए मैंने अपने आप ही ये शब्द कल्पित किए कि ज्ञात तो सामान्य मनुष्य जब जानते हैं, पुस्तकम ज्ञातम, पुस्तक को देखते ही कहो इदम पुस्तकम ज्ञातम। अच्छा, वैज्ञानिक इस किताब को देखेगा, उसके लिए किताब क्या हो जाएगी? प्रज्ञात, प्रज्ञातम, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञातम। अच्छा, और मेरा योगी देखेगा तो संप्रज्ञात, संप्रज्ञातम। संप्रज्ञात में जो ज्ञात विषय है ना, उसके सारे फीचर्स का मुझे ज्ञान है। प्रज्ञात में अधिकांश फीचर्स का ज्ञान है, और ज्ञात में केवल उसका प्रेजेंस, सामान्य मुलाकात है वस्तु के साथ। यह है। मैं एक शब्द लिख के लाया था बताने के लिए कि, हाँ लिख लें। हाँ,
ये सम, प्र और ज्ञात है ना। सम के कई सारे शब्द थे, वेल और प्रॉपर, हाँ प्रॉपर, डीप, हार्मोनाइज्ड, बैलेंस्ड और होलिस्टिक। ये और भी प्यारा शब्द है, होलिस्टिक। वेल, प्रॉपर, डीप, हार्मोनाइज्ड एंड होलिस्टिक, बैलेंस एंड होलिस्टिक। और प्र इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कितना प्यारा शब्द है, कंप्लीट है, कंप्लीट, कंप्लीट आ गया है। जी, सम और प्र, सम का ये बताया, प्र का और भी ज़्यादा उसमें वो है। प्र माने फोर्थ लिखा है, फोर्थ, FORTH है। या फिर क्या करें, एक्सपेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। मैंने कहीं से किताब से लिखा है। परफेक्ट और कंप्लीट। और ज्ञात का अर्थ है नोन। नोन तो क्या अर्थ हो गया इसका, जो जिस मेडिटेशन की वजह से वस्तु का समग्र और हार्मोनाइज्ड, होलिस्टिक, होलिस्टिक तो समग्र हो गया, प्रॉपर जो नॉलेज होता है किसी वस्तु का, उस मेडिटेशन को क्या कहेंगे, संप्रज्ञात। एक्चुअली ये विषय के लिए है, अयम विषयः संप्रज्ञातः। हाँ, यदा योगी कञ्चन विषयं सम्यक् रूपेण प्रकृष्ट रूपेण जानाति तदा स विषयः संप्रज्ञातः भवति। समाधिना, एकेन समाधिना स विषयः संप्रज्ञातः भवति। तस्मात् सः समाधिः अपि तेनैव नाम्ना, उसी नाम से ज्ञायते, संप्रज्ञात समाधि है ना। ऐसी समाधि जो विषय का समग्र और प्रकृष्ट बोध कराए, उस समाधि को क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, विषय का समग्र बोध करने के लिए मुझे योगी होना पड़ेगा, नहीं तो विषय का समग्र बोध नहीं होगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो ये कह देते हैं कि व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, योगी सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं समझते, सब कुछ सब चीजों का ज्ञान। कैसे, जिस भी विषय पर अपने मनस को केंद्रित कर देगा, जिस भी विषय पर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर देगा, उस विषय का समग्र बोध हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं आपके चित्त पर अपने मनस को, योगी आपके चित्त को अपने मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बना ले। अब उस चित्त में इतना डीप चला जाए तो आपके चित्त की बनावट को भी जान जाएगा वो। तो ये कहते हैं कि उस चित्त को किन संस्कारों ने बनाया ये भी जान जाएगा, तो आपके पूर्व जन्म को भी जान जाएगा, आपके अगले जन्म को भी जान जाएगा। ये विषय है। योग दर्शन का जो तीसरा पाद है, जिसको विभूति पाद कहते हैं, कि समाधि सिद्ध योगी के अंदर कौन कौन सी सिद्धियां आ जाती हैं, उन सिद्धियों की चर्चा है। और बहुत सारी सिद्धियां तो बिल्कुल पौराणिकता से भरी हुई सिद्धियां हैं। एक बार को वैज्ञानिक व्यक्ति उसको कहेगा ये कैसे हो सकता है, तो ये सिद्धियां हैं। और योगी को ये सलाह दी जाती है कि उन सिद्धियों में रमण करते मत रहना, ऊपर जाना है। वो उपसर्ग हैं, उपसर्ग ने बीमारियां हैं, क्योंकि उन सिद्धियों की वजह से योगी की समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, और योगी के लिए ये विष है। अगर हीलिंग पावर आ गई किसी में, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी, वी कैन हील पीपल, व्हाई शुड यू नॉट स्टे देयर एंड हील द वर्ल्ड। ये बात भी आई हुई है। वो ये कहता है कि समाधि का लक्ष्य क्या है, कैवल्य प्राप्त करना है। बीच में उस समाधि की वजह से एक तो वो स्थितियां आई हैं, उससे उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। वो ये कहेगा अच्छा यहाँ अगर ये नहीं, एक तो अहंकार आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है अच्छा चीज़ें तो घटित हो रही हैं, उसको योग के प्रति उसके अंदर सम्मान बढ़ जाएगा और आगे बढ़ने की ओर, अरे चीज़ें घटित हो रही हैं, सामने दिखाई देने लग जाए ना, किसी औषधि के प्रति रुचि बढ़ जाती है, अरे होता तो है। व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ जाती है, अगर 5 दिन के व्यायाम के बाद थोड़ा हल्का महसूस कर जाता है आदमी, तो आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है उस विषय पर। तो जो आप कह रहे हैं ना सर कि क्या बुराई है, बुराई उसके अंतिम लक्ष्य की ओर से, उसमें से ऐसी चीज़ें ले लेना। मान लीजिए कि उसकी प्रशंसा हो रही है, उसको लगा कि बस यहीं रुक जाओ, यहाँ दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उस दृष्टि से कह रहे हैं। व्यक्ति पर ये था क्योंकि एकलव्य वर्ड इज
वो प्राप्त करना भी तो बड़ा मतलबी सा लगता है। कैवल्य। वही मैं कहने वाली थी कि वो फिर व्यक्ति वो पर भी बड़ा सेल्फिशनेस, मैं ठीक हो जाए, दुनिया को मैं हील कर सकता था, नहीं किया। वैसे नहीं योगी नहीं वापस सर, तो ऐसा आते नहीं हैं ना। होता। When we are trapped in one thing ना, then it will अब become a सर very ये जो difficult सेल्फिशनेस है ना, to get rid ये from बहुत that thing. पारिभाषिक शब्द है कि किसको सेल्फिशनेस कहते हैं। हाँ, ये कि व्यक्तिगत उत्थान के लिए आप और आगे बढ़ते चले जाना चाह रहे हो। हाँ तो व्यक्ति, हाँ आप दूसरे के कर्मों को क्योंकि नहीं ले सकते हो। क्योंकि कोई बीमार वैदिक है तो विधान वो ये है उसको स्वयं कि सही आत्म करना है। साक्षात्कार करो। अगर आप आत्म साक्षात्कार करेंगे ना तो समाज के ऊपर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो आप Yes. समस्या होते हो समाज के You लिए। are right, sir. तो ये बहुत विचार का विषय है कि बीच में योगी को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों में योगी को टिके नहीं रहना चाहिए, ये तो सिद्ध है, परंतु उन सिद्धियों का प्रयोग करते हुए वो आगे बढ़ सके तो और भी अच्छा है। ये आइडिया है मेरा। तो यहाँ फिलोसॉफिकल पोजीशन बताने से ये अर्थ है कि पोजीशंस क्या है योग दर्शन की, तो उसको उपसर्ग कहा। उपसर्ग माने बीमारी है, और उन उपलब्धियों को लेकर के बहुत अधिक सीरियस ना हो, अभी तो बहुत आगे चलना है। ये आइडिया था। तो यहाँ ये संप्रज्ञात हो गया। संप्रज्ञात हो गया तो मतलब चित्त अभी फंक्शनल है, हम यहाँ नहीं रुकना है। अब हम इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि की ओर पहुँचते हैं। हमने देखा था कि वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य आया था। वहाँ वैराग्य के दो भेद हैं, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। चित्त वृत्तियों का निरोध किन से होता है? याद है? चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय क्या बताए थे मैंने? पंचतई और देखिए, चित्त की भूमियां 5 हैं, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 5 हैं। क्या क्या? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो निरोध करने के अनेक उपाय हैं। पहला उपाय जो बताया गया है वो क्या है? अभ्यास वैराग्य। वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् और तस्याहं निग्रहं वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे अर्जुन, हे कृष्ण, मन बहुत अधिक चंचल है, प्रमाथि है, मत देता है, बलवत है, बलवान है और दृढ़ है। तस्य अहम निग्रहं मन्ये, अहम तस्य निग्रहं वायोरिव सुदुष्करम्। जैसे वायु का निग्रह मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, वायु को मुट्ठी में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, ऐसे ही मनस को रोकना इतना ही कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं? अचंशयम महाबाहो। उस दिन भी बता रहा था मैं, निस्संदेह मनस को निगृहित करना अत्यंत कठिन है, परंतु तुम भी तो महाबाहु हो। अचंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वहाँ अर्जुन को 2 संबोधनों से संबोधित कर रहे हैं वो, क्योंकि अर्जुन को उठाना है ना। पहले तो महाबाहु बोला, फिर कुंती पुत्र बोला, ये आइडिया। तो मतलब पॉसिबल है ये, हाँ मुश्किल है परंतु संभव है ये। तो ये असंप्रज्ञात समाधि। अब हम ये देखिए ज्ञानम प्रज्ञानम, ये ज्ञातम ज्ञातम, हाँ, प्रज्ञातम का मतलब होता है, नहीं तो ये इसके साथ है, मतलब ये ज्ञातम ये क्षिप्त भूमि समाधि। मैं ये शब्द समझाना चाहता हूँ, संप्रज्ञात। हाँ, संप्रज्ञात इसमें तो होता ही नहीं, संप्रज्ञात इसमें तो ज्ञात होता है ना। संप्रज्ञात का मतलब सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से विषय का ज्ञान होता है। विषय सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञात हो जाए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, पहली बार जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है, बच्चा रोने लग जाता है कि ये कैसे होगा मेरे से। 5-7 दिन के बाद आप खुद देखोगे बच्चा थोड़ा सा एंजॉय करने लग गया, उसको प्रवेश मिल गया है। विशेष रूप से सर पाणिनि व्याकरण जो पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है मेरे साथ हो क्या रहा। उसमें इतनी मतलब कठिनताएं हैं, रेखा जी को पता है, उसमें इतने नियम हैं, और एक सूत्र को समझने के लिए 50 सूत्रों का समझा हुआ होना चाहिए। अगर 50 सूत्रों का समझा हुआ पहली बार, तो पहले सूत्र में एंटर करेगा ना वो। उस सूत्र को समझने के लिए इतने सूत्रों का ज्ञान एक तरह से प्रीसपोज्ड है।
फिर 5-6 महीने के बाद वो एंजॉय करना शुरू कर देता। अच्छा, इसकी रूप सिद्धि ऐसे होगी, ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। फिर कई लोग तो हैं जो जीवन भर कुछ नहीं करते, व्याकरण ही पढ़ते रहते हैं। व्याकरण भी एक सब्जेक्ट बन जाता है फिर आदमी का। तो इस तरह से तो मतलब किसी भी विषय को हम जब पहली बार पकड़ते हैं तो उस विषय को जब हमने पकड़ा तो ज्ञात हुआ ये विषय है ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें हम प्रवेश करते रहे, फिर बाद में प्रज्ञात हो जाता है। पर बहुत अधिक हमें विषय को जानना हो तो मेडिटेटिव होना पड़ता है। मेडिटेटिव होने का मतलब उस विषय के अतिरिक्त किसी विषय को आने मत दो। इसलिए एक वाक्य पढ़ा था सर मैंने कि एक्सपर्ट का मतलब होता है वो अधिकांश अनगिनत विषय नहीं जानता है, उसको एक्सपर्ट कहते हैं। अपने एरिया को जानता है। एक विषय को इतना जानता है कि वो उसका अज्ञान ज्यादा बड़ा है। वो व्यतिरेक हो गया। हाँ, अज्ञान उसका इतना अधिक है। अगर हम अज्ञान की ओर फोकस करेंगे, बोले इसको ये भी नहीं आता, इसको कपड़े पहनने नहीं आते, आप कहोगे क्योंकि उसको कोई वस्तु इतनी अधिक आती है कि अधिकांश वस्तुएं उसको नहीं आती हैं। तो एक्सपर्ट का मतलब यही होता है, सामान्य उससे भी। तो उसको संप्रज्ञात विषय को हैंडल कर रहे हैं ना। अगर मन अब इसके बाद ऐसी स्थिति उपलब्ध हो जाती है कि मुझे कंसंट्रेट करना आ जाता है, फिर आप प्रयास कर सकते हैं कि विषय को हटा करके देखें कि मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ कि नहीं। विषय तो एक तरह के सहारा है, क्योंकि चित्त को विषय के साथ लटके रहने की आदत है। बिना विषय के चित्त रह ही नहीं सकता। That means you're seeing whether thought waves आ रही हैं, आनी बंद हो जाएंगी, फिर विषय भी नहीं और थॉट वेव्स भी नहीं है। तो थॉट्स वेव ना बने। चित्त तो जिंदा है, पर ऑलमोस्ट चित्त को आपने डिफंक्ट कर दिया, बिल्कुल उसको एनेस्थीसिया दे दिया आपने। चित्त है परंतु चित्त अभी मरा नहीं है। एक कल्पना है अमनी भाव, मांडुक्य कारिका में। अमनी भाव का अर्थ ये नहीं है कि मन समाप्त हो गया, वो तो बाद की बात है। मन चूंकि प्रकृति से बना हुआ है, अल्टीमेटली तो मन से मुझे मुक्त होना होगा। मन जहाँ से बना था, कहाँ से बना था? सत्व रजस तमस। किसी भी वस्तु का अत्यंत अभाव नहीं होता है। सब्सटेंस का तो मतलब यही होता है ना। सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो वस्तु उस रूप में भले ही नहीं रहे, किसी न किसी रूप में रहेगी। तो ये जो चित्त एक कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट है, और कंस्ट्रक्शन किससे हो सकता है? प्रकृति से हो सकता है। तो प्रकृति जिन एलिमेंट से चित्त बना हुआ, उन एलिमेंट्स के रूप में प्रतिप्रसव शब्द था ना। प्रतिप्रसव, प्रसव माने बनना, और प्रतिप्रसव माने बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, उसमें चला गया। तो चित्त से मैं मुक्त हो गया, अब चित्त मेरा नहीं रहा, वो मेरी संपूर्ण मुक्ति है। परंतु समाधि की दशा में मैं आधा घंटा के लिए गया हूँ, चित्त को ड्रॉप कर दिया मैंने, चित्त को बैक टू द पेविलियन अभी नहीं भेजा है मैंने। जब मैं समाधि की अवस्था से वापस लौटूंगा तो चित्त फिर से दैनंदिन व्यवहार में मेरा प्रयोग करने लग जाएगा। परंतु वो ये कहते हैं कि जब मैं असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में बैठना मुझे आ गया, तो जीवन की क्वालिटी चेंज हो जाती है। मुझे जीने की क्वालिटी में भी अंतर आ जाता है। संसार को देखने का मेरा अंदाज बदल जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? जो समाधि में स्थित हो गया। स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। स्थितधी व्यक्ति बोलता कैसे है, बैठता कैसा है? हाँ, स्थितधि का मतलब जिसकी समाधि में स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि। समाहित चित्त वाला व्यक्ति जब समाधि में नहीं भी रहता है ना, समाहित चित्त वाला व्यक्ति जब समाधि में नहीं भी रहता है ना, तब भी उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी एक क्वालिटेटिव चेंज आ जाता है, वो लोकोत्तर हो जाता है। इस लोक से परे सामान्य दैनंदिन जीवन के जो झगड़े हैं उससे ऊपर उठ करके जीता है। ऐसा क्या बताया तुमने? सर आपने हमें भी उसी स्थिति में पहुंचा दिया। अच्छा मैं किसी के साथ उपनिषद के शांकर भाष्य की चर्चा कर रहा था सर। तो
उन्होंने कहा कि क्या ये विद्यार्थियों को भी ऐसे ही बताते हो? तो मैंने कहा कि उपनिषदों का और भारतीय दर्शन का समग्र लक्ष्य ये होता है कि व्यक्ति को निर्लेप और असंग बनाया जाए। मेरे अधिकांश विद्यार्थी पहले से ही निर्लेप और असंग अवस्था में रहते हैं, उनको तो डिस्टर्ब ही करना होता है कोई ज्ञान की बात करके, पीछे बैठ जाते हैं ऐसे। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं तो मैं उस अवस्था तक ले जाना चाहता हूँ, वो पहले से उस अवस्था में। कभी इंडिफरेंस और डिटैचमेंट एक जैसे लगते हैं। हाँ, कितना अच्छा है। अगर पिक्चर लोगे इंडिफरेंट आदमी का और डिटैच आदमी एक जैसा दिखेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसलिए कई जो साधु लोग हैं ना, वो ठगते हैं लोगों को। होते वो ना तो इंडिफरेंट है ना डिटैच्ड होते हैं, कंपोज कर देते हैं, दूर तो होते हैं। वास्तव होते हैं। पर बहुत सारे होते भी हैं। वो तो है ही है। एक ने कोई श्लोक है, खलानाम दुष्टानाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्तते। कुछ खलों के, कुछ दुष्टों के अभिप्राय पूर्ण नहीं होते हैं, इसी वजह से तो दुनिया चल रही है। इस वजह से दुनिया चल रही है। इसका मतलब यह है कि दुष्ट लोगों के अभिप्राय पूरे नहीं होते। कितना sarcastic एक और किसी ने लिखा है कि ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, ब्राह्मण लोग अभी अनेक हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। ब्राह्मणानाम अनेकत्वात् सर्वे जीवन्ति जन्तवः। सारे जंतु जीवित है ना, इसका मतलब बुद्धिमान लोग अभी इकट्ठे नहीं हुए। बुद्धिमान लोग इकट्ठे हो गए तो जीने नहीं देंगे, इसलिए अच्छा है कि बुद्धिमान लोगों के एक नहीं होने दो। असंप्रज्ञात, इन शब्दों से परिचित होना जरूरी है। इसका मतलब यहाँ विषय है, उस विषय पर मैं केंद्रित हो गया, और विषय पर पूरी तरह से केंद्रित होने की वजह से विषय का सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञान हो गया। पर ये उद्देश्य नहीं है, ये अभी ट्रेनिंग है। जैसे सैनिकों को ऊपर चढ़ाना सिखाते हैं ना, तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो अब ये भी लक्ष्य नहीं है। ये भी लक्ष्य कहाँ है? आपको समाधि में बने रहो, ये लक्ष्य नहीं है। ये तो जीवन की स्थिति में है ना समाधि। इसके बाद जब आप बियॉन्ड बॉडी जाएंगे तब आपको मुक्ति मिले, आत्म साक्षात। जिसको भी आत्मज्ञान हो गया वह संसार के जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, ये आइडिया है। तो समग्र मुक्ति के लिए है ये। तो ये तो साधन है, इसके बाद आत्म साक्षात्कार है। मरने के बाद ही होगा। परंतु मरने के बाद होगा, आप डिप्रेशन में मत आइए। उससे पहले दो तरह की मुक्तियां हैं, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। तो जीवन मुक्ति में ऐसे उस अवस्था में। तो अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखें, ये हमारी वो है। अभी आगे का प्रोग्राम बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इसके कितने स्तर हैं बताएं? 4। हाँ, सबसे लोअर लेवल पर, हम यहाँ से चल रहा हूँ मैं। हाँ, ऊपर है ना, आध्यात्मिक मार्ग का सोपान बता रहा हूँ मैं, कैसे कैसे हायर कॉन्शियसनेस को हम चढ़ सकते हैं। इसमें एक सूत्र है योग दर्शन में, मैत्री करुणा मुदितापेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातस्तच्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसाद प्राप्त करना जरूरी है। चित्त प्रसाद माने मनस को शुद्ध करना जरूरी है। अगर मुझे मेडिटेटिव रास्ते में आगे बढ़ना है तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री का भाव जागृत कर लीजिए, दुखी व्यक्ति को देख करके करुणा का भाव जागृत कर लीजिए। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, और दुष्ट व्यक्ति को, अपुण्य व्यक्ति को देख करके उपेक्षा का भाव, द्वेष का नहीं, उपेक्षा का भाव। इसको देख के और द्वेष में कैसे जो पापी व्यक्ति है, मुदिता अभी आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ ऐसे 33 में। अभी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः तच्चित्त प्रसादन। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये सोपान दिखा रहा हूँ ना सर, देखिए सोपान। तो उसके लिए आचार्य रजनीश ने इतना प्यारा सा शब्द प्रयोग किया है, ये प्रभु की पगडंडियाँ हैं। उन्होंने योग दर्शन पर लेक्चर दिया है, तो इस सूत्र पर उन्होंने कितने 200-300 पेज की, 200 पेज की किताब है। उस किताब का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रभु की पगडंडियाँ हैं। इन पगडंडियों को पकड़ करके हम ऊपर चलते हैं। तो ये प्रभु की पगडंडियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ। अभी स्टेजेस हैं।
इस तरह से हम हायर कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करके हायर कॉन्शियसनेस के स्टेट पर पहुंच सकते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में सबसे पहले हम स्थूल विषय पर तो अब ट्रेन करना है, माइंड को ट्रेन करना है, माइंड को यहाँ तक ले जाने के लिए ट्रेन करना है, तो मेडिटेशन सिखाना है। तो सबसे पहले जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको कह सकता हूँ ना ब्लैक बोर्ड पर अपने मनस को केंद्रित कर दीजिए, तो इतना कठिन नहीं है। फिर मैं कह दूंगा कि इस अ पर केंद्रित कर दीजिए, फिर मैं कहूँगा इस बिंदी पर कर दीजिए। इसको अरुंधति न्याय कहते हैं। एक अरुंधति न्याय है, अब बाद में बताऊंगा। क्या होता है कि जो तारे होते हैं ना, उस तारे में अरुंधति नक्षत्र, अरुंधति तारा कौन सा है वो दिखता नहीं है। हाँ, तो आप वो 10-12 है ना, देखो वो अरुंधति है, जो अरुंधति के आसपास जो बहुत ज्यादा दिख रहा हो ना, मोटा, या जो सबको विजिबल है, कि वो है। फिर आप कहोगे कि नहीं, उसके पास में वो जो उसके पास में जो दिखता है ना, वो अरुंधति है। फिर कहोगे नहीं, तो वो देखते देखते सूक्ष्म तक पहुंच जाता है। ऐसे ही वेदांत दर्शन में आत्मा क्या है, सबसे पहला प्रश्न होता है आत्मा क्या है। तो पहला उत्तर क्या होता है, मैं हूँ आत्मा, ये जो दिख रहा हूँ। अहम स्थूलः, अहम लंबः, अहम ऐसा, आई एम टॉल। टॉल में किसको कह रहा हूँ, आई एम टॉल, बॉडी को कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना हुआ शरीर, इसको आयम कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में इतनी अच्छी चर्चा है। उसके बाद मनोमय कोश, अच्छा ये नहीं, ये तुम नहीं हो, मनोमय कोश। फिर वो मनोमय कोश को देखता, अच्छा जी यही मैं हूँ। फिर देखता इससे तो मुझे शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये तो आगमापाई है, ये तो इसका बिगिनिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इससे परे कोई हूँ। धीरे 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 5 कोशों की चर्चा है। फिर कहते इसके अंदर तुम है ना। तो आदमी क्या है ये बताने के लिए उसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है। तो ये आइडिया है। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है, इस को लेकर के हमारे पास वो पूरी वो है ना, चार्ट है ना, सांख्य दर्शन की मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले वितर्कानुगत समाधि, वितर्कानुगत समाधि। अभी ये याद करके आ जाइएगा अगली बार के लिए। वितर्कानुगत समाधि एक समाधि का एक स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या है, विचारानुगत समाधि। क्या है पूजा जी इसमें, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन स्थूल से सूक्ष्म बनता जा रहा है, ठीक है ना। विचारानुगत समाधि। तीसरा क्या है बताएं, आनंदानुगत समाधि। और चौथा है अस्मितानुगत समाधि। देखिए, अनुगत का मतलब होता है एक्कम्पनीड बाई। जिस भी अभी तक आइडिया क्या था, जिस विषय पर अपने मनस को मैं केंद्रित कर देता हूँ वह विषय अपने समग्र रूप के साथ मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, यही आइडिया था ना। वह विषय क्या हो, अगर वितर्क का विषय हो, वितर्क कहते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स, जो ये सब चीजें दिख रही हैं, वितर्क, तो वितर्कानुगत समाधि हो जाती है। विचार कहते हैं सूक्ष्म विषयों को। अभी इस पर हम विस्तार से जाएंगे, सिंपल और अभी हम शब्दों से जैसे ब्रेथ के ऊपर कर रहे हैं तो इसी में आएगा, वो किस में आएगा, विचारा ग्रॉस है, ग्रॉस है, ग्रॉस है। अभी ग्रॉस क्या है और विचार सूक्ष्म क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अब आनंद जब विषय हो जाता है, आनंद भी एक एलिमेंट है, अभी बताता हूँ। व्हेन आनंद बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन, तो माय मेडिटेशन, तो आनंद बिकम्स नोन टू मी, है ना। व्हेन विचार बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन, देन विचार is completely known to me.
ऐसे ही जब अस्मिता, अस्मिता किसे कहते हैं? सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ। जब आई बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई ओन मेडिटेशन। अब यहाँ आई जिसको मैं कह रहा हूँ, आई नो माई सेल्फ, ऐसा कैसे हो सकता है? नोअर और नोन एक कैसे हो सकता है? नोअर कैन नेवर बी नोन। नोअर और नोन में डिफरेंस होना चाहिए ना, कर्ता और कर्म में भेद होना चाहिए, कर्ता और कर्म में भेद होना चाहिए। परंतु यहाँ आत्मा आत्मानम जानाति, तो एक जी सर, Self knows itself. हाँ, when self knows itself, when self becomes the object of self, our own meditation. हाँ, when I become the object of myself, तो I am the knower and I am the knower, है ना। अब यहाँ जो known है वो प्योर आई है या मैं प्योर आई हूँ, है ना। मैं तो एक ही हूँ ना सर। The self has to divide itself to experience itself. हैज टू डिवाइड जो कहा ना आपने, जो डिवाइडेड सेल्फ है, एक तो है जहाँ से, एक तो बिंब है, एक प्रतिबिंब है। मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, शीशे के अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूँ। रियल मैं कौन हूँ? जो बाहर खड़ा है। तो रियल तो मेडिटेटर है, अपने आप को जैसे घट को देखता है, अपने आप को अलग करके देखता है। तो अस्मिता उसका प्योर सेल्फ नहीं है। एक तो प्योर कॉन्शियसनेस है और एक बिंब चैतन्य है, एक प्रतिबिंब चैतन्य है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य तालाब के अंदर भी दिख जाता है। पर जो तालाब के अंदर है वो तो अवेयर नहीं है ना। हाँ, अवेयर नहीं है वो तो। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तभी तो बिंब को जानेगा। नहीं, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ मैं। उदाहरण, दृष्टांत और होता है, दार्ष्टान्त और होता है। अगर दृष्टांत और दार्ष्टान्त एक ही हो जाए तो फिर वो दृष्टांत होगा ही नहीं, ऐसे कहा जाता है ना। दृष्टांत का मतलब कुछ भेद होता है। अलंकार शास्त्र में आता है साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमा अलंकार होता है ना, उसमें साधर्म्य होता है, दोनों में सधर्मता होती है पर भेद होते हुए, भेद होते हैं। तो ये शायद विषय बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता जाएगा कि अगर मैं अपने आप को जो अस्मि 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 के रूप में जो मैं हूँ ना, वो वास्तविक मैं नहीं हूँ। अभी अस्मिता शब्द का प्रयोग बाद में आएगा, डिफाइन किया जाएगा। तो अस्मिता प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। चित्त के साथ बना हुआ जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको अस्मिता कहते हैं। मतलब पुरुष को कहते हैं चिति, जो प्योर कॉन्शियसनेस प्लस चित्त इक्वल टू अस्मिता। चिति इक्वल टू चित्त बराबर चित्त में प्रतिबिंबित जो चैतन्य, ये बताया ना सर मैंने। जैसे सूर्य है, तालाब है, तालाब के अंदर जो सूर्य का प्रतिबिंब है, उसकी तरह कल्पनिक ये चित्त है और सेल्फ यहाँ प्रतिबिंबित है। तो प्रतिबिंबित जो सेल्फ है ना, उसको मैं क्या कहूँगा? अस्मिता। तो आत्मा का जो प्रतिबिंब चित्त में है उसको मैं आत्मा देख रही है। हाँ, उसको वहाँ का आत्मा। केनोपनिषद वाली क्लास की मन के पीछे कौन है? इसको ये टेक्निकली ये विषय अस्मिता माने जब मैं स्वयं अपने ध्यान का ऑब्जेक्ट होता हूँ तो मैं उसमें अपने को जानना शुरू करता हूँ, है ना। जब मैं घट पर मेडिटेटेड होता हूँ तो घट को जानता हूँ। जब घट शब्द हमारे यहाँ बहुत आए थे। आप घट का मतलब घड़ा, पट का मतलब कपड़ा, ये पट है, पट है, पटः घटः, यही होते थे हमारे ऋषि मुनियों के आसपास चीजें। इसलिए इन्हीं को उदाहरण के रूप में वो देते थे। रस्सी सर जी, रस्सी और रस्सी और सर, है ना। तो वो जब होता है तो मैं जिस पर भी ध्यान को केंद्रित करता हूँ मुझे उसका ज्ञान होता है। कुल मिलाकर के सत्य ये है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि इस पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूँ तो मुझे इसका ज्ञान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, मैं उस दिन कह रहा था किसी को कि भाई हम जीवन में जैसे जीते हैं, भाषा सीखते हैं, वो अनुकरण ही तो है। हम अनुकरण से ही लैंग्वेज सीखते हैं, हम अनुकरणीय लोगों से ही, माता पिता से ही बिहेवियर भी सीखते हैं। अगर ये सत्य है तो जो अनुकरणीय है ना, उसको छानबीन करके
क्योंकि हम तो अनुकरण करते हैं, तो इससे अच्छा है कि अनुकरण ही अच्छा हो जाए, उसके पास रहो, वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, हमारे पास चॉइस नहीं है। इसीलिए आश्रम गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। हाँ, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ, कुछ सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, नहीं तो मेरे में अच्छाइयाँ होती सब में, मतलब सब लोग अनुकरणीय उनको ना, अनुकरणीय ठीक होना चाहिए, ये कहा ही जाता है वैसे भी। सर एक बार आनंदानुगत समाधि बताएंगे? हाँ, अभी तो मैं शब्दों से परिचय करा रहा हूँ, शायद अगली बार या अभी इन शब्दों से परिचित हो लीजिए ना। ये सॉरी फॉर जी सर, अनुकरण भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकता है, इंसेंटिवाइजिंग हो सकता है, इन्फ्लुएंसिंग के तो बहुत सारे और तरीके। अनुकरण देखिए ऐसा कहा जाता है सर, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। जब आप कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, तो केवल प्राइम मिनिस्टर थोड़ी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत लोग आते हैं, पर कोई नहीं कहता है कि कौन कौन आ रहा है। तो प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, सबसे बड़ा फोर्स जो है ना वो अनुकरण है, व्यवहार है। लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज में शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च। बच्चा 5 साल की उम्र तक 99% लैंग्वेज सीख चुका होता है, एक्वायर कर चुका होता है। चॉम्स्की का सिद्धांत है ना इननेटनेस का। 5 साल तक उसको ग्रामर नहीं आता है, वो माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं वैसे ही सीख जाता है बच्चा, उसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ तरीके हैं, व्याकरण से हम भाषा शब्द सीखते हैं, उपमान से सीखते हैं, कोश से सीखते हैं, आप्तवाक्य से सीखते हैं, परंतु सबसे शक्तिग्रह शिरोमणि कहते हैं। लैंग्वेज को सीखने का सबसे बड़ा साधन है वृद्ध व्यवहार। एक शब्द है वृद्ध व्यवहार। वृद्ध व्यवहार, बच्चा है, उसका पिता है, उसका दादाजी है। इसकी चर्चा बार बार होती है हमारे यहाँ व्याकरण में कि बच्चा कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है। दादाजी ने पिताजी को कहा, 3 शब्द हैं, एक उत्तम वृद्ध, एक मध्यम वृद्ध और एक अधम वृद्ध। 3 शब्द हैं, क्या क्या? अधम वृद्ध, मध्यम वृद्ध और उत्तम वृद्ध। उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध को कहा गाय लाओ। अभी तक बच्चे को कुछ नहीं पता गाय शब्द का क्या अर्थ है, तो बच्चे ने सिंपल ऑब्जर्व किया, उसका ध्यान नहीं गया। परंतु 1 बार 2 बार 3 बार जब जब भी दादाजी गाय शब्द का उच्चारण करते हैं, पिताजी एक विशेष पशु की ओर भागने लग जाते हैं। 20 बार हो गया, गाय शब्द का उच्चारण करते ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, वो उधर की ओर भागने लग जाता है। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो 20 बार तक उसका ध्यान नहीं गया। 21वीं बार उसने पकड़ लिया, हो ना हो गाय शब्द का अर्थ ये है, तो उसने गाय शब्द का अर्थ ये है, ये पकड़ लिया। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का समूह तो भाषा है जी। तो 99% केसेस में ना हम वृद्ध व्यवहार से भाषा सीखते हैं, और भाषा ही नहीं बाकी सारी चीज़ें भी हम ऐसे लोगों से सीखते हैं। परिवार के लोग अमेरिका जा कर के रहने क्या लग गए, मेरे भाई लोग गए, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके बच्चे ने सर वो मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बोलने लगे, हमें तो चिंता होती। वो उन बच्चों को मुंह सीधा मैं कर भी नहीं सकता। अपने ही बच्चे अपने से दूर हो जाते हैं सचमुच में, वो फीलिंग आ ही नहीं पाती है, दूसरे की लैंग्वेज में कैसे आएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, रेखा जी, कि अपनी स्वभाषा और विदेशी भाषा में क्या अंतर होता है। अपनी भाषा जैसे ना ये खाल है, यहाँ टच करो तो फीलिंग कितनी चली जाती। विदेशी भाषा जो है लेदर का जैकेट है, पीछे पकड़ जाए, बहुत देर तक कोई ऐसा करे तब तो समझ में आएगी, ऐसा करे कहाँ आती है। हम लोग बहुत साल पहले की बात है, पोलैंड में पहुंचे, मैं और मेरी वाइफ, बर्फ पड़ रही थी और हम लोग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। कहीं पे मैप में दिखा था, गूगल तो होता नहीं था उस टाइम, तो ऑलमोस्ट पास में थे। मेट्रो वेट्रो उनके वो ट्रैम लेके पहुंच गए, पर मिल नहीं रहा था वो जगह। कईयों से पूछा, फिर एक और लड़के से पूछा, मेरी वाइफ ने उससे बात करते हुए एक हिंदी का वर्ड बोल दिया बीच में। तो हिंदी जानते हो? अच्छा, मैं मेरठ का हूँ, 6 महीने बाद तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। और फीलिंग की बात कर रहे हैं। विदेशी भाषा ना कभी आ भी नहीं सकती है पूरी तरह से, सेकंड लैंग्वेज है ना, सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर की नहीं जा सकती, जड़ें नहीं है हमारी। हाँ, वो आ नहीं सकती है। जो भाषा दूसरे माध्यम से सीखी जाती है ना, वो लोग ऐसे परिहास में कहते हैं कि एक कोई विदेशी यूरोप का कोई व्यक्ति था, उसको इस बात का बड़ा अहंकार था, 30 साल तक इंडिया में रह करके पढ़ा था हिंदी, तो हिंदी
का विद्वान माना जाता था पूरी दुनिया में, किताबें भी लिख देते हैं ना लोग। एक जगह कहीं दिल्ली में कहीं खड़ा था बताते हैं, उसका पुराना इंडियन दोस्त आया, जोर से बोला क्या बंगले झांक रहे हो इधर इधर उधर। बोला ये क्या होता है बंगले झांकना, सब कुछ सीख लिया था, सारे प्रोवर्ब सीख लिए थे, बंगले झांकना रह गया था। और जो नेटिव स्पीकर है उसको तो ये बड़ी विडम्बना है कि सर मेरे साथ एक बहुत अच्छा प्रसंग हुआ कि मैं जब स्टूडेंट था, एमए कर रहा था, अचानक बस में आकर के सरदार जी ऐसे बैठ गए और स्वयं ही हंसने लगे। उम्र होगी 75 साल की। तो मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले कि देखो अजीब जमाना आ गया। कहते कि जब हम पंजाब में पढ़ते थे उन दिनों उर्दू में पढ़ाई होती थी, हमें बहुत दिन लगे 5-7 साल, तब तो हम उर्दू सीख पाए। उसके बाद पंजाब सरकार को ऐसा लगा कि हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, तो हमको हिंदी सीखने में 3-4 साल लग गए। फिर पंजाब सरकार को ये लगा कि पंजाबी में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती हैं अलग अलग पॉलिसी होती है, तो मातृभाषा लगा दिया। जैसे यूपी में होता है, मुलायम सिंह की सरकार आती है तो वो हिंदी करने लग जाती। तो कुछ वर्षों पंजाबी में तो इतना टाइम नहीं लगा, फिर लगा कि हमारे बच्चे पीछे हो रहे हैं, तो अंग्रेजी आ गई। और फिर खुद ही हंस रहे, कहना कि और पिछले 45 साल से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब अंग्रेजी लगभग सीख गए, हम फिर से अनपढ़ हो गए। मैंने कहा क्यों? अब ये कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर आ गया। तो ये सर, हाँ इसके 7 थे ना सर, 7 आपने बोले थे। हाँ, इसके 4 जो हुए। अभी इसके तो 4 ही हैं। अच्छा, इसके 4 हैं, फिर इसके प्रकारांतर हैं, उसकी चर्चा मैं अगली बार करूँगा। तो ये है, ये सब के सब क्या है? ये समाधि के स्तर हैं, संप्रज्ञात समाधि के। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक समाधि असंप्रज्ञात समाधि के 2 स्टेजेस हैं, और ये बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है। यहाँ भाव प्रत्यय, इस पर मैं चर्चा करूंगा। भाव प्रत्यय एक समाधि का स्तर है, असंप्रज्ञात समाधि का, और ये उपाय प्रत्यय। एक तरह से ये भी स्टेजेस हैं, यहाँ से हम ऐसी समाधि मार्ग के सोपान हैं। हाँ, मैं बताते रह गया था। संप्रज्ञात समाधि का अनुवाद उन्होंने किया कि समाधि विद अवेयरनेस, समाधि विद अवेयरनेस। अवेयरनेस कहते ही ये आएगा ना, कोई विषय है जी। समाधि विद अवेयरनेस। और दूसरा क्या होना चाहिए तोषी जी? समाधि विद विदाउट, समाधि Conscious awareness। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? चित्त वृत्तियां कितनी होती हैं? 5। चित्त वृत्तियों को का निरोध करने का उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य। कितना पढ़ा? अभ्यास के संबंध में हमने क्या कहा? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। स्थिति में यत्न करना। स्थिति किसे कहते हैं? चित्त का प्रशांत, चित्त की जो प्रशांत वाहिता है, निस्तरंग समुद्र। समुद्र की 2 स्थितियां हैं ना, जब तरंगे और एक निस्तरंग हो जाए, शांत चित्त हो जाए, तो उसको प्रशांत वाहिता कहते हैं। तो चित्त की प्रशांत वाहिता को टेक्निकली एक नाम दिया है स्थिति। उस स्थिति में बने रहने का यत्न करना क्या कहलाता है? अभ्यास। अभ्यास। और ये अभ्यास दृढ़ भूमि होता है। कैसे? दीर्घ काल। समाधि हो गई ना फिर तो, वो वाला अभ्यास ये वाला।
जो हमने रेस ही रोक दी है हाँ, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न करना है, कह रहा हूँ ना, स्थिति नहीं यत्न। आप कहोगे यत्न किस रूप में है? आप सबको मालूम है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये है ना। अब हम थोड़ा सा उसके विषय में पढ़ेंगे, तो बताएं मेरे साथ, पहला सूत्र क्या है? योगानुशासनम। दूसरा क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। निरोधः। तीसरा सूत्र क्या तदा है? द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। चौथा वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। ये 4 सूत्र चतुष्टय हैं। अच्छा, ये इन 4 सूत्रों की ही व्याख्या है पूरा योग दर्शन। अब ये वृत्तियां जिनका निरोध करना है वो कितने प्रकार की हैं? 5। बताएं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। सूत्र बताइए। विपर्य प्रमाण प्रमाण विपर्य विकल्प। वृत्तयः पंचतयः। हाँ, पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट। क्लिष्ट। वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं बताइए? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की वृत्तियों का 2 प्रकार का विभाजन और कर दिया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से युक्त है वो तो क्लिष्ट होते हैं, और जो क्लेश से युक्त नहीं है, इसका मतलब जो पहली वृत्ति है क्या? प्रमाण, वह क्लेश युक्त भी हो सकती है और क्लेश रहित भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे? क्लिष्ट प्रमाण वृत्ति, अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति। और ऐसे ही विपर्यय, क्लिष्ट विपर्यय वृत्ति, अक्लिष्ट विपर्यय वृत्ति। ऐसे ही अगली वृत्ति क्या है? विकल्प। अगली वृत्ति क्या है? निद्रा। और अगली वृत्ति क्या है? स्मृति। अच्छा, पहली वृत्ति के लिए क्या सूत्र है? तीनों, ये जो शब्द अनुगाम नहीं, ये जो सूत्र बोला ना हमने अभी, 4 सूत्र पढ़े। ये 4 सूत्र तो टिप्स पर होने चाहिए सबके, है ना। 4 सूत्र तो सभी याद कर लें। ये 5वां सूत्र है, वो ये है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। अच्छा, पहली वृत्ति क्या है? प्रमाण। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्ट। हाँ, वो वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? अभी तो गिनाए। एक और सूत्र है ना, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। इसका मतलब ये एताः वृत्तयः। अच्छा, अब पहली वृत्ति लीजिए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। हमने ये देखा, ये इम्पोर्टेंट बात है सर, कि प्रमाण जो वृत्ति है ना उसको डिफाइन नहीं किया इसमें, और वृत्तियों को तो डिफाइन कर रहे हैं, प्रमाण वृत्ति को डिफाइन नहीं किया। क्या हो सकता है इसके पीछे आइडिया? इट वाज वेल नोन, तो डिफाइन करने की जरूरत है। एकेडमिक डिस्कोर्स में ये बहुत वेल नोन था प्रमाण। कुंभन को आरसी। हाँ जी। हाँ, अच्छा, अगली वृत्ति कौन सी है? विपर्य। प्रमाण की बिल्कुल उल्टा है, विपर्य है। मिथ्या विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तत् उप प्रतिष्ठितम तद्रूप प्रतिष्ठम। मैं बोलता हूँ विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप प्रतिष्ठम। देखिए, तद रूप प्रतिष्ठा किसे कहेंगे? जो वस्तु जैसी है ना उसी रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो तद घट है तो मैं घट रूप प्रतिष्ठा हो जाऊं, तो यह इससे मुझे ज्ञान होता है। विपर्य माने जो वस्तु जैसी नहीं है तो रज्जु, मुझे ज्ञान किसका हो रहा है? सर्प का। तो तद रूप प्रतिष्ठा नहीं हुआ ना, रज्जु रूप प्रतिष्ठा कहाँ हुआ? मैं क्या हो गया? सर्प रूप प्रतिष्ठा हो गया। अतत, रज्जु से अतत है ना, तत् माने रज्जु, अतत माने तत् शब्द का लिटिल मीनिंग है दैट, तो नॉन दैट अतत। हाँ, तो अतद रूप प्रतिष्ठम ये है। तीसरी वृत्ति क्या है? विकल्प। विकल्प। शब्द ज्ञानम अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। एक है प्रमाण, एक है विपर्य। प्रमाण वृत्ति के संबंध में हम क्या कह सकते हैं? जैसे रज्जु में रज्जु दिखाई दे जाए, ये कैसी वृत्ति है? हाँ, मतलब रज्जु में रज्जु वृत्ति, इनमें से बता रहा हूँ मैं। प्रमाण वृत्ति, रज्जु में रज्जु का बोध हो जाए तो वो प्रमाण वृत्ति है। और किसी सब्सिक्वेंट नॉलेज से इसको बाधित किया जा सकता है क्या? नहीं। प्रमाण वृत्ति से जो विषय, जिस विषय का ज्ञान हुआ है
वह विषय अबाधित रहता है। जैसे रज्जु में रज्जु को देखा तो ये रज्जु ज्ञान बाधित होगा किसी अन्य प्रमाण से? नहीं होगा। पर रज्जु में आपने सर्प को देखा तो कैसी वृत्ति हुई? विपर्य वृत्ति हुई। अब यह रज्जु को सर्प, रज्जु के स्थान पर सर्प को देखना बाधित होगा कि नहीं? ये ज्ञान जैसे ही लाइट हो जाए बाधित हो जाएगा। तो प्रमाण वृत्ति दूसरे ज्ञान से बाधित नहीं होती है, विपर्य वृत्ति दूसरे ज्ञान के पश्चात बाधित हो जाती है। प्रमाण वृत्ति ज्ञान है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्षम प्रमाण वृत्ति ज्ञान है, वैलिड नॉलेज है, और विपर्य वृत्ति इनवैलिड नॉलेज है। इनवैलिड नॉलेज जो है सब्सिक्वेंट वैलिड नॉलेज से बाधित हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है ना। अच्छा, पहली वृत्ति बाधित नहीं होती है, दूसरी वृत्ति बाधित हो जाती है, तीसरी वृत्ति है विकल्प। इसका याद है मैडम क्या था इसमें? विकल्प वृत्ति में शब्द ज्ञान, उसमें क्या था? रेफरेंस तो है, रेफरेंट नहीं है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है ना, जैसे घट शब्द का एक अर्थ है, पट शब्द का एक अर्थ है, तो एक रेफरेंस है, एक रेफरेंट है, एक वर्ड है और उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है ना लैंग्वेज और एंटिटी में। तो लैंग्वेज को मैं कह रहा हूँ रेफरेंस और एंटिटी को क्या कह रहा हूँ? रेफरेंट। हाँ, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनका रेफरेंट होता ही नहीं है। जैसे सिटी ऑफ कलकत्ता, ये देखिए ऑफ किसे कहते हैं? षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को बताने के लिए होता है। संबंध किन में होता है? दो संबंधी होते हैं। मेरा बेटा, मैं अलग हूँ, बेटा अलग है। माई बुक, माई कहाँ आता है? मैं अलग हूँ, बुक अलग है। तो रिलेशनशिप, मेरे और बुक के बीच के रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप में दो रिलेटा होते हैं ना, दो की जरूरत है ना। तो हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अलग है, हाउस अलग है ना। अब आप देख लीजिए, जो ऑफ शब्द है वो क्या बताता है? इसके दो रिलेटा हैं, दोनों अलग अलग हैं। परंतु सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता ही सिटी है। सिटी कलकत्ता से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, तो ऑफ कैसे लगा? ऑफ शब्द तो है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं। एंटिटी ना हो उसके लिए रेफरेंस हो। लैंग्वेज में ऐसा डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, निर्विशेषणक है वो। प्योर कॉन्शियसनेस में कोई फीचर नहीं होता है, निर्गुण है। हाँ, निर्गुण है, गुण का मतलब विशेषण। हाँ, निर्गुण, फीचरलेस, बहुत प्यारा, फीचरलेस है। आत्मन इज फीचरलेस, कोई फीचर नहीं है। तो फीचर कोई नहीं है तो डायनेमिज्म भी नहीं है, नॉन डायनेमिक प्रिंसिपल है वो। आत्मन इज अनचेंजिंग, उसमें मोबिलिटी नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है। हमारे शब्दों में क्या है? उसमें क्रिया नहीं है। तो क्रिया रहित है ना पुरुष, तो पुरुष का कोई विशेषण हो ही नहीं सकता। जैसे घड़ा है, नीला है, तो नीला घटा कहता हूँ मैं। हाँ, पुरुष अगर लंबा है तो उसको लंबा पुरुष कहता हूँ मैं। तो विशेषण फीचर्स को ही कहते हैं, विशेषण फीचर्स को ही कहते हैं। जिसके कोई फीचर्स है ही नहीं तो उसका कोई विशेषण भी नहीं बन सकता है। तो आत्मा का कोई विशेषण नहीं बन सकता है, क्योंकि आत्मा में क्रिया भी विशेषण नहीं बन सकती है। मैं हो सकता हूँ सक्रिय, बॉडी कैन बिकम सक्रिय। मोबिलिटी किस में होती है? बॉडी में होती है। तो कि मोबाइल बॉडी है इसका, है ना, ऐसा कह सकता हूँ ना, मोबाइल बॉडी। तो मोबाइल क्या है? एडजेक्टिव है, बॉडी क्वालिफिकेंट है। तो क्वालिफिकेशन का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जो क्वालिफाइड होता है, जो क्वालिफिकेशंस जिसमें रहते हैं उसको कह सकते हैं। ब्रह्म में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आत्मा में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आत्मा में क्रिया भी क्वालिफिकेशन के रूप में नहीं है, परंतु मैं शब्द का प्रयोग क्या करता हूँ? निष्क्रिय पुरुषः। निष्क्रिय कह करके भी तो आत्मा का एक विशेषण दे रहा हूँ मैं। पुरुष कैसा है? क्रिया रहित है। लैंग्वेज में सामर्थ्य है कि क्रिया, पुरुष तो निर्विशेषणक है, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है।
मैं कह रहा हूँ निर्विशेषः पुरुषः या निष्क्रियः पुरुषः, पर निष्क्रिय शब्द स्वयं पुरुष का एक विशेषण है, तो वहाँ विशेषण तो है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। केवल योग दर्शन में स्वीकार किया गया है। और विकल्प वृत्ति बाधित नहीं होती है, पर प्रमाणित भी नहीं होती है। रज्जु में सर्प का ना होना प्रमाणित हो जाता है, रज्जु का रज्जु होना भी प्रमाणित हो जाता है। परंतु ये विकल्प वृत्ति हम डे टू डे लिंग्विस्टिक बिहेवियर में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर उनका रेफरेंस कोई नहीं होता है। अच्छा, अगली वृत्ति क्या थी? निद्रा। निद्रा। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। अगली क्या थी? स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोष। असंप्रमोष कैसे कहते हैं? आपने बोला था मूषक, आपने बोला था चुराना, हाँ। अच्छी तरह चुराना, बहुत अच्छी तरह चुराना, नहीं चुराना। ये मुष शब्द है। मुष, हाँ, मुष का अर्थ तो मैंने बताया था मूषक। मूषक को मूषक इसलिए कहते हैं मुषणाति। मुष धातु का अर्थ है स्तेय, चौरी है, जो चुरा ले जाता है उसको मूषक कहते हैं। हाँ, तो जो चीज़ें आपके पास होती हैं वो चीज़ें आप लूज कर जाते हो चूहे की वजह से, चूहा क्या हो जाता है? मूषक होता है। अच्छा, हमारी मेमोरी में कोई चीज़ आई, कोई वस्तु मैंने देखी और उस वस्तु का संस्कार मेरा बना हुआ है, तो अनुभूत विषय असंप्रमोषः। मुष प्रमुष और संप्रमुष, असंप्रमुष। मुष का अर्थ है चुराना, प्रकृष्ट रूप से चुराना, सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से चुराना, मतलब पूरी तरह से वस्तु का गायब हो जाना। हाँ, अब इसमें अ शब्द लगाया, मतलब वस्तु का पूरी तरीके बने से रहना, चुराया न जाना। इसको अंग्रेजी में शब्द है नॉन लॉस। मैंने पढ़ा था, यहाँ बताने के लिए लाया मैं पढ़ करके। नॉन लॉस, अनुभूत विषय का बने रहना, उसी को तो स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषय किस रूप में मेरे साथ बना रहता है? स्मृति के रूप में। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, उसको स्मृति कहते हैं। ये 5 प्रकार के थॉट्स हैं। क्या है? 5 प्रकार के थॉट्स हैं। इन थॉट्स को ही रोकना है, हमें निर्विचार होना है। निर्विचार की अवस्था आती है ना, निर्विचारता की स्थिति प्राप्त की। विचार ही हैं जो हमको इधर उधर घुमाते रहते हैं, आइडेंटिटी दे जाते हैं। विचार हमको आइडेंटिटी दे जाते हैं, विचारों के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। जैसे जैसे विचार बनते हैं वैसे वैसे मैं भी बनता चला जाता हूँ, जबकि मेरा अपना कोई फॉर्म नहीं है। ये आइडिया है। अब ये स्थिति है, ये भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सांख्य में क्या था, कितने प्रकार के तत्व थे? 25। मैंने पहले दिन बताया था 25 प्रकार के तत्व हैं। एक पुरुष है और एक प्रकृति है। प्रकृति के विभाजन कितने? एक मूल प्रकृति है ना, सत्व रजस तमस साम साम्यावस्था प्रकृति, वो मूल प्रकृति है। उस प्रकृति से जब सृष्टि होती है तो पहली सृष्टि किसकी होती है? महत की। ठीक है ना। महत के बाद अहंकार की। अहंकार के कितने भेद हैं रेखा जी? 3। एक सात्विक अहंकार और एक राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। इनमें से जो सात्विक अहंकार है ना, इससे इंद्रियां पैदा होती हैं। कितने प्रकार की इंद्रियां? 5 कर्मेंद्रियां, 5 + 1 11 इंद्रियां। और जो तामसिक अहंकार है, इससे 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं। राजसिक अहंकार से कुछ पैदा नहीं होता। हाँ, राजसिक अहंकार इन दोनों की सहायता करता है। सात्विक अहंकार से जो 15 इंद्रियों की सृष्टि होती है, उसमें किसकी भूमिका होती है? रजोगुण की भूमिका होती है। तमोगुण से भी तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। तन्मात्राएं कितनी हैं? 5। क्या क्या? रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब मैडम, इन तन्मात्राओं से क्या बनता है? द्रव्य, पंचभूत। इन तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कह देते हैं, और इनसे बने हुए जो स्थूल भूत हैं उसको क्या कह देते हैं? स्थूल भूत कह देते हैं। जो तन्मात्रा शब्द का क्या अर्थ होता है? दैट ओनली। दैट ओनली का मतलब क्या होता है कि जो स्थूल भूत है ना,
मान लीजिए आकाश एक स्थूल भूत है, वहाँ आकाश का अधिकांश अंश आकाश है, बाकी अंश भी इसमें जुड़ गया। सूक्ष्म भूत में क्या होता है, अहंकार से जब सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति हुई ना, तो आकाश प्योर है, आकाश ओनली, मिक्सचर नहीं है किसी का भी। और क्या क्या तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तन मात्राएं हैं। अब इनसे एक एक भूत की उत्पत्ति हुई। एक एक भूत में 50% तो अपना अंश है, बाकी 50% अन्य भूतों का अंश है, अन्य सूक्ष्म भूतों का अंश है। इसलिए जिसको आकाश भूत कह देते हैं ना, वो आकाश मात्र नहीं है, आकाश का प्रीडोमिनेंस है, आकाश का तत्व उसमें ज्यादा है, इसलिए हमें उसको आकाश कह देते हैं। वो आकाश ओनली नहीं है, इसको पंचभूत कहते हैं। पंचभूत में दूसरे भूत भी मिले हुए होते हैं, एक भूत में दूसरे भूत भी मिले होते हैं, अब मिक्सचर होता चला जाएगा, इसको पंचभूत कहते हैं। तो कितनी हो गई सृष्टि, देखिए नीचे पंचभूत और पंच तन मात्राएं कितनी हो गई, 10 हो गई, और 15 इंद्रियां कितनी हो गई, 25। हाँ 10 इंद्रियां और एक मनस, 11 है ना, 20 21। उसके आगे देखिए अहंकार, फिर महत, महत, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति कितने हो गए टोटल, 25। आइडिया ये है कि इन 25 तत्वों को अगर मैं जान जाता हूँ अच्छी तरह से, तो मैं मुक्त हो जाता हूँ। क्योंकि 25 तत्वों को जब मैं जानता हूँ ना, जब इस प्रकार का ज्ञान होता है 25 तत्वों का, तब मैं जान जाता हूँ ये मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे अपने को जानने के लिए पहले आसपास में मैं तो खोया हुआ हूँ ना, मैं कौन सा हूँ, तो मैं देख देख के परीक्षा करता रहता हूँ, तो देखता हूँ ये तो और कुछ है, ये तो और कुछ है, ये तो और कुछ है। मैं चला हूँ अपने आप को खोजने में, तो मैं पहले मैं क्या नहीं हूँ उसको रिजेक्ट करूँ। रिजेक्ट करने से पहले मुझे उसको जानना जरूरी है। इसीलिए मुझे समस्त संसार को जानना पड़ता है ताकि मैं अपने को जान सकूं। तो प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति और पुरुष के विषय में डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज हो जाए, तो मैं प्रकृति को भी जानूंगा और पुरुष को भी जानूंगा। तो 25 तत्वज्ञः यत्र कुत्रापि वही वसन, मैंने पहले दिन कहा था कि 25 तत्वों को जानने वाला व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, उसका एड्रेस कोई भी हो, 25 तत्वज्ञः यत्र कुत्रापि वही वसन, जटी मुंडी शिखी, उन दिनों की समस्या थी, कोई जटा धारण करके अपने आप को ज्ञानी बताता था, कोई मुंड करके ज्ञानी बताता था। जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः, वह मुक्त अवश्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अब उन 25 तत्वों में से जो सबसे नीचे का तत्व क्या है, 5 महाभूत, पंच महाभूत, क्या क्या, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अहंकार, ये पंचभूत हैं। ये तो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब सारा संसार इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये तो पंचभूत है, बाकी सब पांच भौतिक हैं। पंचभूत और पांच भौतिक में अंतर है ना, पंचभूत से बने हुए को क्या कह देते हैं, पांच भौतिक, ये पांच भौतिक है ना। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है, पंचभूत हैं। तो पंचभूत एलिमेंट और एलिमेंटल कह सकते हैं, जो भी हो एलिमेंट से बना हुआ, हाँ एलिमेंटल नहीं कह सकते, तो कोई ना कोई ऐसा शब्द एलिमेंटल तो नहीं है वर्ड, तो जो एलिमेंट से बने हुए हो, सब्सटेंस नहीं, वो ही मिक्स हो जाते हैं, एलिमेंटल एंटिटी, ऐसा कह सकते हैं हम। सब्सटेंस और सब्सटेंशियल, अगर ये बेसिक सब्सटेंस हैं तो ये सब्सटेंशियल, ठीक है सर, कोई भी शब्द हो, मेरा मतलब भूत और भौतिक, मुझे इन शब्दों का पता है। फिजिकल, हाँ, जो भी भूत से बने हुए जो चीजें हैं, तो इसका मतलब ये अतिरिक्त विषय तत्व नहीं है, तत्व तो यहीं तक है, पंचभूत तक, बाकी पंचभूतों से बन रहे हैं, है ना, इन्हीं से बने हुए हैं। तो ये जो सारा संसार जिसको मैं देख रहा हूँ, स्थूल संसार, या तो पांच भौतिक है या पंचभूत है। तो पांच भौतिक विषय को मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप,
तो वह क्या होती? वितर्कानुगत समाधि, है ना? क्या है वो? वितर्कानुगत। स्थूल विषय को पंचभूत और पंचभूत से बने हुए किसी ऑब्जेक्ट को मैं अपने मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मेरा वह मेडिटेशन क्या कहलाता है? वितर्कानुगत समाधि। मैं कहूँगा कि सर इस पर मेडिटेटिव हो जाइए, मन को अन्य समस्त विषयों से हटा लीजिए और मन को यहाँ केंद्रित कर दीजिए और इस विषय के साथ बने रहिए। मन को अलाउ मत कीजिए कि इस विषय से हट करके कोई कहीं और जाए। अगर इस विषय में मनस को केंद्रित कर दिया आपने तो आपको इस विषय का ज्ञान होगा। इस विषय को जो भी स्थूल है ना उसको वितर्क कहते हैं अभी के लिए। तो वितर्क अनुगत समाधि, इसका मतलब जिस विषय पर ये वितर्क है और अगर आप वितर्क अनुगत समाधि में होते हैं उस वितर्क वस्तु का साक्षात्कार आपको हो जाता है, इसके सारे फीचर्स आपको नोन हो जाते हैं, इसलिए वो संप्रज्ञात होती है। इसलिए आपने अपने मेडिटेशन, यहाँ ये आपका मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है। आफ्टर ए पॉइंट इन द मेडिटेशन यू बिकम अवेयर ऑफ ऑल फीचर्स। तो जब इसको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बोल रहे थे, आई एम लुकिंग एट इट्स ऑल द गुण जो हैं, साइज क्या है, कलर क्या है, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, किस चीज का बना हुआ है, शेप क्या है, इससे क्या करते हैं, दैट्स व्हाट वन इज लुकिंग एट। पीछे से कैसे दिखता है, आगे से कैसे। लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। जब हम वितर्क कह रहे हैं तो वो स्थूल कह रहे हैं, हम स्थूल में जड़ चेतन दोनों आएंगे, दोनों विषयों पे करना है या सिर्फ जड़ विषय पे करना है? चेतन तो कभी भी स्थूल हो ही नहीं सकता है। चेतन जहाँ रह रहा है ना, देखिए अभी यहाँ एक शब्द आएगा, ये इसको क्या कहते हैं? ये कान है ना, इस कान को मैं पकड़ पा रहा हूँ ना, ये कान है नहीं वास्तव में। कान इसको नहीं कहते हैं, ये तो कान का आउटर, कान का ये कवर है। इसके अंदर इसको कर्ण शस्कुली कहते हैं, शस्कुली पूड़ियों को भी कहते हैं संस्कृत में, कर्ण शस्कुली कहते हैं इसको। ये कर्ण की शस्कुली है, कर्ण नहीं है। इसके अंदर जो आकाश है ना, कर्ण शस्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम उच्यते, इसके अंदर के आकाश को क्या कह देते हैं? कर्ण। वो है कर्ण। तो वो जो खाली स्थान है ना इसके अंदर, उसको कर्ण कहते हैं। इसलिए आकाश के साथ संबंध है ना श्रोत्र का, क्योंकि आकाश से ही बना हुआ ये श्रोत्र, ये श्रोत्र नहीं है। इसीलिए जिसको आप चेतन कह रहे हैं ना, वो तो इस अन्नमय शरीर के अंदर कहीं है, वो मुझे दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए दिस बॉडी कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन। हाँ, ऐसा तो है। क्या बताते ना, वितर्क अनुगत, वितर्क अनुगत। कुल मिलाकर के अभी ब्रॉडली हम ये समझ लें, व्हेन ए वितर्क बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माय मेडिटेशन, आई बिकम अवेयर ऑफ the whole persona of that object, object being a gross object। ठीक है। अच्छा, अब विचार अनुगत समाधि कहाँ होती है? थॉट, तन्मात्र। तन्मात्र से लेकर के आगे के जो विषय है ना, अभी मैं इसलिए क्यों बता रहा था, ये कान है, कान के अंदर जो शक्ति है ना वो है इंद्रिय। तो ये तो पंच भौतिक है, ये तो इसी में आ गया। अगर इस पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस पर ही आ गया ये तो पंच भौतिक विषय। अंदर जो शक्ति है वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म विषय पर अगर ध्यान को केंद्रित कर देते हैं तो वह समाधि। जैसे ही आंख और चक्षु के बीच में जो डिफरेंस होता है, आंख के अंदर जो है आंख होती है, उसको चक्षु। नहीं तो आंख तो सबकी होती, भारतेंदु जी की भी है, हमारे से ज्यादा अच्छी है, पर अंदर का कुछ दिखता नहीं है। वेदांत में आता है कि ब्लेसिंग इज विथड्रॉन। आंख तो है, आउटर आंख तो है, जिसको ब्लेसिंग कहते हैं दृष्टि को, अंदर जो शक्ति है ना दैट इज विथड्रॉन। वेदांत में तो ये कहा जाता है, एक तो चक्षु है, एक अंदर इसकी शक्ति है, उसके अंदर उस शक्ति को संभालने वाला एक देवता है, उस देवता को संभालने वाला दूसरा बड़ा देवता है, पूरा का पूरा गवर्नेंस है अंदर। एक एक इंद्रियों के पीछे, ये पौराणिकता है, पर एक एक इंद्रियों के पीछे पूरा एक गवर्नमेंट है, स्टाफ है। इसलिए आप अकेला मत समझना करिए। लगभग समाप्त होने वाला, मैं इसको फाइंड करता हूँ।
विचारानुगत समाधि मीन्स तन्मात्राओं को, तन्मात्रा मतलब सूक्ष्म विषयों पर। अभी इतना ही समझ लीजिए, ये सूक्ष्म विषयों पर। अस्मिता किसको बताया मैंने? अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट। आनंद अनुगत किसे कहते हैं? Pleasure. प्लेजर, आनंद। पर कैसे Bliss. हाँ, इस पर अभी ज्यादा समय नहीं, अगली बार बताऊंगा। जो अहंकार है ना, अहंकार, जहाँ से ये 16 पदार्थ उत्पन्न हुए थे, उस अहंकार के 3 रूप हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक अहंकार है ना, उसको आनंद रूप है वो, इसलिए उसका नाम दे दिया गया आनंद है। वो आपका आपके मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट अगर हो जाए तो वो आनंदानुगत समाधि होती है। हाँ? आनंदानुगत समाधि। अभी इतना ही याद रख लें, अगली बार मैं पूरी चर्चा करूंगा। जब पंचभूत या पंचभूत से बने हुए पदार्थ मेरे ध्यान का विषय होंगे तो मेरी समाधि कौन सी होगी? वितर्कानुगत समाधि। अच्छा, जब तन्मात्रा और तन्मात्रा से भी आगे का जो सूक्ष्म संसार है वो मेरे ऑब्जेक्ट, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होंगे तो मेरी समाधि का नाम क्या होगा? विचारानुगत समाधि। पर जब सर लेमैन में कैसे बोलेंगे, मतलब जैसे तन्मात्रा सूक्ष्म भी लेमैन को कभी पढ़ते हुए देखा आपने? चिंता मत करिए, लेमैन की समस्याएं अलग है। ये भी नहीं समझ आ रहा है। नहीं, क्लास से पहले हमने तन्मात्रा वर्ड ही नहीं सुना था, यहाँ पे पहली बार सुना। बेसिक नीड्स नहीं है, ये पेट भरे हुए लोग यहाँ इकट्ठे हैं। ठीक है ना? अभी के लिए हम समझ लें, आनंद एक तत्व मीमांसा की दृष्टि से आनंद क्या है? सात्विक अहंकार। मैं व्याख्या करूंगा। अब अस्मिता, चित्त में प्रतिबिंबित आत्मा। तो आप ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? पहले वितर्कानुगत समाधि में थे, ट्रेंड हो गए, ओलंपिक में जाना है ना, पहले 100 मीटर की दौड़ लगा रहे। गांव का चैंपियनशिप जीता है, गांव का चैंपियनशिप जीता है, ऐसे करते हैं। अच्छा, विचारानुगत समाधि, अरुंधति न्याय, आनंदानुगत समाधि, अब अस्मितानुगत समाधि। अब बस आपका कॉन्शियसनेस हाई से हायर और हायर से और हायर होता जा रहा है। अस्मितानुगत समाधि। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है कोई, इसलिए ये सब के सब समाधि कैसे हैं? संप्रज्ञात। जब दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट, दिस बिकम्स सम्यक रूप से ज्ञात, नोन। व्हेन दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, विचार बिकम्स known to me completely, and when Anand becomes the object of my meditation, Anand becomes known to me entirely. And when Asmita becomes the object of my meditation, I start knowing myself. अभी समग्र ज्ञान नहीं है, मैं अपने को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसके बाद क्या हो जाता है? ब्लेसिंग स्टार्ट्स कमिंग। अब यहाँ के बाद 2-3 चीजें हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हो जाता है? अब इसकी चर्चा बाद में करूंगा। असंप्रज्ञात समाधि को एक भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट माना जाता है। सर इसमें ऐसा है कि योगी की ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा कहा गया है कि योगी ने प्रकृति के किसी एलिमेंट पर, सूक्ष्म एलिमेंट पर, जैसे मान लीजिए कि सूक्ष्म एलिमेंट है तन्मात्रा, उसमें मेडिटेशन किया और उसमें मेडिटेशन कर दिया तो वो बॉडी के साथ तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, अभी पूरी तरह से उसमें समाविष्ट हो गया, परंतु वहीं रह गया और उसके बाद वो चल बसा। हाँ, उस स्थिति में एक एलिमेंट में कंसंट्रेट कर रहा था, बॉडी से उसने अपने आप को अलग कर लिया, अभी ऊपर भी नहीं गया है। हाँ, जो जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, हम तन्मय हो जाते हैं। उसके बाद जन्मांत, उसके बाद उसका जन्म नहीं, अनेक हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक मान लीजिए कि वह उसी अवस्था में बना रहा। इसको कहते हैं प्रकृति लया। क्या कह रहे थे? प्रकृति लया। प्रकृति में लीन हो गया वो, और प्रकृति लीन होकर के रह रहा है, परंतु वो मुक्त नहीं हुआ है। तो उसके बाद उसको फिर से आना होगा, उसको जन्म लेना होगा, ठीक है ना? इसीलिए उसको कहते हैं भव प्रत्यय। भव माने संसार, संसार में दोबारा आना होगा उसको। परंतु अभी
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेडिटेशन का, उसमें बना रहा वो, प्रकृति में लीन हो गया वो, अभी किसी भी प्रकार का अवेयरनेस नहीं है। ये इसमें माना जाए या एक अलग है, इसको लेकर चर्चा होगी। अभी आप समझ लीजिए इसको प्रकृति लय कहते हैं। अच्छा, आनंद को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मेडिटेशन का, अभी पढ़ रहे थे ना। अब उसी के बाद मेरा शरीर शांत हो जाता है, तो मैं उसी आनंद नामक विषय के साथ बना हूँ जन्म जन्मांतर तक या शताब्दियों तक। शरीर है नहीं, शरीर है नहीं, बना हुआ उसमें हूँ मैं, मुक्त भी नहीं हुआ, उसको कहते हैं विदेह। तो दो प्रकार के योगी होते हैं, विदेह तो हो गए, मुक्त नहीं हुए, देह के भाव से रहित हो गए तो विदेह भाव को प्राप्त हो गए, या प्रकृति में लीन हो गए। तो दो प्रकार के योगी होते हैं, प्रकृति लय और विदेह। अभी इतना ही समझ लीजिए, विदेह और प्रकृति लय। विदेह एक समाधि में तो है सब बहुत। विदेह योगियों की जो समाधि होती है वो क्या कहलाती है? भव प्रत्यय। और प्रकृति लय योगियों की जो समाधि होती है वो भी भव प्रत्यय है। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि का एक स्तर है जिसको हम कहते हैं उपाय प्रत्यय। इसको उपाय प्रत्यय कहते हैं। अभी मैंने ब्रॉडली समाधि क्या होता सर, ये भी बताई दीजिए। उपाय प्रत्यय में मुक्ति, उपाय प्रत्यय में वो स्थिति उपाय से प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए उसमें ट्रेन किया जा सकता है कि बाय एंड बाय उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, उसको उपाय प्रत्यय, दिस कैन बी अचीव्ड। इसके बाद उपाय प्रत्यय को प्राप्त करने के बाद फिर आप फिर से जन्म में नहीं आते हो। तो भव प्रत्यय माने जिस समाधि के बाद आपको जन्म में आना पड़ता है वह भव प्रत्यय है। असंप्रज्ञात समाधि के बाद भी वह स्थिति हो सकती है। और एक उपाय प्रत्यय है जिसके बाद में आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय को लेकर के कुछ क्लेश मुझे भी है इसको समझने में। तो भव प्रत्यय का एक आइडिया है, ये जो है जैसे बोलिए संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हो गए? वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि के भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। आज हम इन समाधि के भेदों से परिचित हो गए। अगली बार मौका मिलेगा तो इससे आगे